ओके। हाँ जी, सभी को नमस्ते नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी खैरियत कैफियत सब अच्छी होगी। तो RAS प्री का एग्ज़ाम आने वाला है 1 अक्टूबर को। उसके लिए हम एक विशेष सीरीज़ चला रहे हैं अपने चैनल पे, जिसमें हम करंट अफेयर है उसको पढ़ेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे, फिर हम राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे और राजस्थान करंट अफेयर को पढ़ेंगे। क्योंकि राजस्थान जो करंट अफेयर है वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है और सब जगह मिल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे के जो पहलू होते हैं, डायमेंशन होते हैं, जो विभिन्न आयाम होते हैं, उनको बहुत ही सरफेसियली या बहुत ही एक तरीके से कहें तो बहुत ही कम तरीके से समझाया जाता है। तो हम थोड़ा उनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए उन चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो। और उसके साथ भी अगर आप आगे जाकर जब प्री पास करके मेंस लिखोगे, तो जब इंटरनेशनल रिलेशन आप लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आप लिखोगे, और यहाँ तक कि कुछ अन्य इतिहास के टॉपिक भी लिखो, जैसे विश्व इतिहास लिखोगे, तो उसमें ये आपको काम आएगी। और प्रीलिम्स में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन हल करने के लिए ये जो सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। देखिए साथियों, नाना करते हुए 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर से, ज़्यादा भी आ जाते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक बार उनमें से निकले हुए होते हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन तो आ जाता है जो चर्चित व्यक्ति होता है, जैसे कोई किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होगा उसके बारे में, या फिर जैसे भारतीय मूल के आदमी जो USA के अंदर अपने झंडे गाड़ रहे हैं, इन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। कौन सा भारतीय मूल का आदमी, जैसे अजय बंगा चल रहा है इन दिनों, बहुत अजय बंगा है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो अजय बंगा के बारे में आ सकता है क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में आएगा, जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो एक तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति जिन्होंने अच्छा काम किया है, दूसरा ये कि कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो जो चर्चा में रही हो, इस पर क्वेश्चन आता है। दूसरे क्वेश्चन आते हैं संगठन पे, जैसे अभी हाल फिलहाल ब्रिक्स का विस्तार हुआ था, ठीक है, और इसी तरीके से क्वाड है या ओक्स है, अब्राहम समझौता है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो चर्चा में रहे हुए हैं पिछले 6-7 महीने के अंदर। बस उनके बारे में एक मोटा मोटी क्वेश्चन आता है। अब अगर उनके बारे में हमारी ठीक ठाक पढ़ाई की हुई होती है तो वो क्वेश्चन एकदम ऐसे होता है कि पढ़ते ही सही हो सकता है, और अगर हमारी नज़रों से निकला हुआ है तो उसको पढ़ने में, सही करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और हम दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हम मान रहे हैं वो मान रहे हैं चर्चित व्यक्ति पे, दूसरा मान रहे हैं संगठन पे। तीसरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कोई चर्चित, बहुत ही चर्चित जगह हो, जैसे मान लो यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है। अब यूक्रेन बहुत ही चर्चित जगह, तो यूक्रेन के आसपास के जो बॉर्डर की कंट्री है, यूक्रेन के आसपास का जो समुद्र कौन सा लगता है, कौन सी स्थलीय भाग लगता है, और तुर्की के साथ उसके क्या रिलेशन चल रहे हैं, तुर्की के साथ उसने कौन सा समझौता किया था, उसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है कि दुनिया में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है, जो तुर्की के साथ समझौता हुआ था वो टूट गया है, कैसे ब्लैक सी, कैस्पियन सी का कैसे वो रूट है, उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है इसराइल पे, क्वेश्चन आ जाता है इसराइल के आसपास के लोकेशन का क्वेश्चन आ जाता है। और इसराइल और फिलिस्तीन तो एक ऐसा मुद्दा है शायद जो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी चर्चा में नहीं रहा हो। जब से मैंने होश संभाला है तब तो मैंने तो इसराइल फिलिस्तीन के ऊपर हफ्ता में ऐसा कोई दिन नहीं निकलता, हफ्ता में एक घटना ऐसी होती है जब इसराइल और फिलिस्तीन वापस न्यूज़ में आ जाते हैं। तो ऐसी जो चर्चित जगह होती है ना, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और चौथा जो क्वेश्चन माने वो आता है इंडेक्स पे। इंडेक्स जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ गई, डेमोक्रेसी रिपोर्ट आ गई, आपकी ये प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आ गई, और लिवेबिलिटी इंडेक्स आ गया, आपका हंगर इंडेक्स आ गया। ऐसे बहुत सारे हंगर इंडेक्स आते हैं, जो 10 या 12 ऐसे इंडेक्स होते हैं जो लगातार पूरे साल भर चर्चा के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट आ जाती है। जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई, IMF की कोई रिपोर्ट आई, तो इन रिपोर्ट और इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। कई बार तो बहुत ईजी क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी इंडेक्स जारी करता है, या कोई ऊपर इंडेक्स दे देते हैं कि इनमें इस रिपोर्ट को या इस इंडेक्स को निम्न में से कौन संस्थान जारी करता है। तो अगर आपका वो पढ़ा हुआ हो तो बहुत आसानी से वो, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, नीचे लिखा हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर आपका पढ़ा हुआ है तुरंत सही है, वरना आप तुक्के लगाते रहो, वो तुक्के कभी सही नहीं होते हैं।
और फिर हम वही तुक्का लगा के आते हैं जो ये लगता है अच्छा यार ये यूएनओ ज़्यादा चर्चा में रहा था, या वर्ल्ड बैंक ज़्यादा चर्चा में रहा तो ये वर्ल्ड बैंक की लगती है, या जैसे ग्लोबल जेंडर गैप पे दे दिया तो नीचे लिख देगा यूनेस्को ने जारी की, तो हम सोचते हैं यूनेस्को और यूनिसेफ है ना, ये बच्चों के लिए काम करता है, सांस्कृतिक धरोहर के लिए काम करता है, फिर तुक्के मारते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा थोड़ा सा भी पढ़ा हो कि रिपोर्ट क्या है, ये इंडेक्स क्या है, उन चीज़ों पर क्वेश्चन आ जाते हैं। पांचवा, अगर कोई अच्छा मिशन हो, ऐसा मिशन हो जिसका प्रभाव विश्वव्यापी हो, पूरी दुनिया के ऊपर उसका प्रभाव हो, उस मिशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था स्पेस, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अपना अंतरिक्ष के अंदर ऊपर स्टेशन होता है, अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर, उस पर क्वेश्चन आया था। तो ऐसी चीज़ें जो पूरे दुनिया पे प्रभाव रखती है उन पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमारा चंद्रयान अब 3 गया था तो उसका बड़ा प्रभाव, और आज अपने आदित्य मिशन गया है, ठीक है। तो इनका क्या है कि पूरा विश्वव्यापी इफेक्ट है। और ठीक है, हमारे देश की भी ये सम्मानित और चर्चित संस्थान है इसरो, उसका मिशन है, उस पर तो क्वेश्चन आएगा। लेकिन मान लो कोई नासा का ऐसा मिशन हो, मान लो कोई चीन का ऐसा मिशन हो जिसने अच्छा काम किया है और पूरी दुनिया के लिए वो बहुत ही अनुकरणीय पहल है, तो उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। या फिर मान लो पुरस्कार, जो ये अपने नोबेल पुरस्कार है, उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पुरस्कार इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं आजकल, क्योंकि पहले तो नोबेल पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। लेकिन फिर भी हम इस कैटेगरी को भी लेंगे और पुरस्कारों को पढ़ेंगे, क्योंकि पुरस्कारों वाली जो श्रेणी है ना, वो मुझे लगता है कि उसके क्वेश्चन भारत और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा आते हैं। आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, लेकिन मैं इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट मानता हूँ। खैर, तो चर्चित व्यक्ति हो गए, चर्चित स्थल हो गए, इंडेक्स हो गया, और आपके ये पुरस्कार हो गए, कोई मिशन हो गया, इन पे क्वेश्चन आएगा और हम सब इन चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। 3 क्लासेज के अंदर हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को समेट लेंगे, जो लगभग जनवरी से लेके अगस्त तक आपका होगा, और जो आपके RAS एग्जाम के अंदर आ सकता है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे चंद्रयान मिशन है ना, वो चर्चा में रहा था, चंद्रयान 3। ठीक है, देखो चांद के ऊपर बहुत सारे मिशन गए हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अंदर 2 बड़े खेमे बन गए थे। एक सोवियत संघ का खेमा बना था, एक बना था USA का खेमा। ठीक है, और शीत युद्ध शुरू हुआ था, ये सब हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके बीच में अंतरिक्ष की दौड़ भी शुरू हुई थी कि अंतरिक्ष के अंदर सबसे पहले उपलब्धि, महान उपलब्धि हासिल कौन करेगा, सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन जाएगा। तो सबसे पहले पहल की सोवियत यूनियन ने, और उसने स्पुतनिक के द्वारा अपना एक मिशन अंतरिक्ष में भेज दिया। फिर उसके बाद एक मिशन और आता है, लूना मिशन। लूना मिशन के द्वारा सोवियत यूनियन चांद पर अपने बहुत सारे अभियान भेजता है। ठीक है, और सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाता है। और उसके बाद US से अपना एक अपोलो मिशन भेजता है, जिसके द्वारा चांद पर पहली बार व्यक्ति पहुंचता है, नील आर्मस्ट्रांग पहुंचते हैं, हम सब जानते हैं। तो याद रखना, लूना मिशन तो था किसका था? सोवियत यूनियन या रूस का था। और अपोलो किसका था? USA का मिशन था। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से एक मिशन और होता है, जो मिशन होता है चांग E4 के नाम से, ये चीन का होता है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब हम चंद्रयान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे मिशन जो चांद से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। तो आप एक बार लिखिए, देखो लूना, लूना का मतलब हो गया लूनर, तो ये तो सोवियत यूनियन का था। अपोलो का नाम आपने बहुत बार सुना है, ये USA का हो गया। और चांग E4 किसका हो गया? चीन का हो गया। तो एक बार आप नोट डाउन कीजिए अपने बुक के अंदर, चांग E4 नाम से ही पता चल रहा है किसका है? चीन का है। लूना किसका हो गया? रूस का हो गया। लूना किसका हो गया? लूना तो बहुत अभियान थे, लूना 1, 2, 3, लूना 9, 10, ऐसे बहुत सारे अभियान थे। अपोलो किसका था? USA का था। चंद्रयान 3 अभी अभी हमने देखा था और सुना था, जुलाई में ये गया था, और अगस्त में इसने भारत को गौरवान्वित किया था, जब इसने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और हमारा जो रोवर था वो नीचे उतरकर चांद के ऊपर अपना सर्वे कर रहा है।
अब क्या है, चंद्रयान 3 की जब बात चले ना, तो चंद्रयान 3 के ऊपर कुछ ऐसे उपकरण भी लगे हुए हैं जिनके बारे में हमें याद रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जब ये आर्टेमिस मिशन चला तो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, मैं उसको आपको साथ बता रहा हूं। रंबा, चास्टे या चेस्ट बोला जाता है किसी जगह, ठीक है, या इल्सा, लिब्स, एपीएमएक्स, ऐसे कुछ था, ठीक है। और एक आपका था लेजर पे था LRA। ये 6 इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो हमारे चंद्रयान 3 से जुड़े हुए थे। तो जब हम साइंस टेक का करंट पढ़ेंगे ना, तब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन कम से कम ये नाम आपके दिमाग के अंदर रहने चाहिए। कम से कम ये नाम क्या रहने चाहिए, आपके दिमाग के अंदर रहने चाहिए, ठीक है। ओके, याद रहेंगे। दोबारा लिख देता हूं मैं, देखो, रंभा, रंभा, रंभा तो शायद एक पुरानी कोई जो कहानियां होती है उनके अंदर रंभा कोई अप्सरा थी, शायद उसका नाम था रंभा, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। रंभा, चेस्टे, इल्सा, एक LRA जो लेजर से जुड़ा हुआ है, एक कोई एपी ऐसे कुछ नाम से, APXMS नाम से है, और एक था आपका लिब्स, LIBS, ठीक है। अब इनकी खास खास बातें क्या है वो हम याद रखेंगे, लेकिन मैंने ये चंद्रयान 3 से जुड़े हुए मेन जो उपकरण है उनके बारे में लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है, पूरी संभावना है, इसीलिए मैंने इनको लिखा है। अब चंद्रयान 3 क्या है उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जब हम साइंस टेक का करंट पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन 2 2024 में जाएगा, नासा द्वारा 2024 में भेजा जाएगा, और इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच चांद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। चांद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी, क्रिस्टीना कोच होगी। आर्टेमिस मिशन किसका है, नासा का है। कब भेजा जाएगा, 2024 में भेजा जाएगा। आर्टेमिस मिशन 2 नासा द्वारा भेजा जाएगा। क्रिस्टीना कोच है ना, वो पहली महिला यात्री होगी जो चांद पर अपने कदम रखेगी, जो चांद की धरती को पहली बार महिला के द्वारा वहां पे दस्तक होगी। उनकी महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है, क्रिस्टीना कोच। आर्टेमिस मिशन 2 और अन्य यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, जेरेमी हैंसन, ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिस्टीना कोच याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आर्टेमिस मिशन किसका हो गया, नासा का हो गया। किसका हो गया, नासा का। कब जाएगा, 2014 में जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर पहुंचे थे, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। तो पहली जो हमारी न्यूज थी वो जुड़ी हुई थी आर्टेमिस मिशन 2 से। किसका है, नासा का है। कब जाएगा, 2024 में जाएगा। कब जाएगा, 2024 में। और क्रिस्टीना कोच है वो पहली महिला यात्री होगी जो चांद पर अपनी दस्तक देगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स समूह सम्मेलन, अच्छा चांद वाला दोबारा कर लेते हैं। लूना मिशन किसका था, लूना किसका था, USSR का था। अपोलो किसका था, USA का था। चांग E4 किसका था, चाइना का था। चांग E4, चांग, चा और चाइना, ठीक है, ये चाइना का था। और चंद्रयान किसका था, भारत का था, चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 पे कौन कौन से उपकरण जुड़े हुए थे, रंभा जुड़ा हुआ है, चेस जुड़ा हुआ है, इल्सा जुड़ा हुआ है, LRA जुड़ा हुआ है, आपका लिप्स जुड़ा हुआ है, ये उपकरण उसके साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिक्स खूब चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। गोल्डमैन सैक्स एक ग्रुप है, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स। उस ग्रुप के एक आदमी थे, एक बंदा था जिसका नाम था जिम ओ'नील। उस आदमी ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि 4 देशों का ग्रुप बनना चाहिए, और वो ग्रुप आगे जाके पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा आकार आगे ले सकती है। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ब्रिक नाम दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद पर 2009 में सबसे पहले इस संस्थान ने अपना रूप लिया था, और 2010 में इसके अंदर साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो इसका नाम पड़ गया था ब्रिक्स। तो सबसे पहले ये संस्थान बनता कब है, 2009 में। कब बनता है, 2009 में। और ब्रिक्स पूरे रूप
रूप में कब आता है? 2010 में, जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है। तो गोल्डमैन सैक्स के जो जिम ओ'नील थे, उनका ये आइडिया था कि ब्रिक नाम का एक ग्रुप बनना चाहिए और ब्रिक्स 2010 में अपने फॉर्म में आ जाता है। अब क्या हुआ, ये चर्चा में इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिक्स का क्या हुआ, विस्तार हुआ और ब्रिक्स के अंदर कुछ नए देश शामिल हुए। साउथ अमेरिका में जहां पे ब्राजील सबसे पहले शामिल था, वहां पे अर्जेंटीना और शामिल हो गया। साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश था जो ब्रिक्स के अंदर शामिल था, उसके अंदर अब 2 देश और शामिल हो गए, इथोपिया और मिस्र शामिल हो गए। ठीक है, एशिया में पहले ही 3 देश थे, रूस था, भारत था और चीन था। अब उसके अंदर और अन्य देश कौन से आ गए हैं, जिनको अपने मध्य पूर्व बोला जाता है। मध्य पूर्व के 3 देश शामिल हुए, ईरान शामिल हुआ है, सऊदी अरब शामिल हुआ है और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है। तो इन 6 देशों के नाम आप जरूर याद रखोगे। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किन किन देशों में ब्रिक्स में भाग लिया, इसके अलावा कोई अन्य देश दे देंगे जिसको हमें काटना होगा, तो याद रखना। अच्छा, यूरोप का कोई भी देश शामिल नहीं हुआ है, उत्तरी अमेरिका का कोई भी देश शामिल नहीं हुआ है, दक्षिण अमेरिका का कौन शामिल हुआ है, अर्जेंटीना शामिल हुआ है। ठीक है, मध्य पूर्व के देश कौन है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है और सऊदी अरब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब है ना, इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी रहती है। हालांकि चीन ने अपने प्रयासों के द्वारा इनके बीच में समझौता कराने का प्रयास किया है और वो वार्ताएं चल भी रही है और कह रहे हैं कि काफी कुछ समझौता है वो प्रगति की राह के ऊपर है। लेकिन इनका इतिहास इतना विचित्र रहा है या इतना जटिल रहा है कि ये एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर ही रहे हैं। अब ये दोस्ती की तरह इस ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे भविष्य के अंदर क्या कुछ होने वाला है और ये ब्रिक्स संस्थान है वो किस स्वरूप में आगे चलेगा। ठीक है, तो 3 देश हो गए, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये मध्य पूर्व के जिनको मिडिल ईस्ट बोला जाता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट के ये देश है, ये शामिल हुए हैं। इथोपिया और मिस्र है, ये किसके देश हो गए, अफ्रीका महाद्वीप के हो गए। किसके हो गए, अफ्रीका महाद्वीप के हो गए। किसके हो गए, अफ्रीका। अब मिस्र तो उत्तरी अफ्रीका के एकदम ऊपर वाला देश है, ठीक है, भूमध्य सागर के पास में लगता है। और इथोपिया है वो इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, उसका पार्ट है, हिंद महासागर से सटा हुआ देश है। जब आप इन चीजों को पढ़ो ना, तो आप साथ में विश्व का जो नक्शा होता है ना, उसको जरूर पास में रखो। देखो, जब भी इंटरनेशनल अफेयर पढ़ो ना, जब भी करंट अफेयर पढ़ो, इंटरनेशनल अफेयर पढ़ो, तो आप विश्व का नक्शा साथ में रखो। क्या होता है कि विश्व भूगोल से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं कई बार, और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर आपने को उस देश की या उस राजधानी की या उस महासागर की या सागर की या किसी खाड़ी की स्थिति मालूम होना, तो उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो देखो, अब जो विस्तार हुआ है ना, उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कोई देश नहीं है, यूरोप महाद्वीप का कोई देश नहीं है, मध्य पूर्व से 3 देश शामिल हुए, अफ्रीका से 2 देश शामिल हुए और अर्जेंटीना से 1 देश शामिल हुआ है। तो अभी तक हमने ब्रिक्स के बारे में ये बातें कर ली साथियों कि 2009 के अंदर ब्रिक अपने रूप में आता है, 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होता है, तो इसका रूप हो जाता है ब्रिक्स। ठीक है, जिम ओ'नील जो गोल्डमैन सैक्स का बंदा था, उसने सबसे पहले ये आइडिया दिया था और अब हाल फिलहाल इसमें 6 देश क्या हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। अब की बार मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। अब देखो, सिरिल रामाफोसा ये चर्चित व्यक्ति हो गए, तो अब दक्षिण अफ्रीका का आदमी अगर कोई आएगा ना, तो सिरिल रामाफोसा आने की सबसे ज्यादा संभावना है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक जगह दे दिया दक्षिण अफ्रीका, एक जगह दे दिया जर्मनी, एक जगह दे दिया ऑस्ट्रेलिया, एक जगह दे दिया इटली, और कह दिया बताओ निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत आए थे, इटली वाला भी आया था, जर्मनी वाले भी आए थे या भारत के प्रधानमंत्री वहां पे गए थे, तो वो चर्चा में रहे हुए। तो हमें उन देशों के 10 या 12 देश ऐसे होंगे जो अक्सर बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या चांसलर को हमें याद रखना। जैसे जर्मनी में चांसलर को ज्यादा याद रखते हैं, तो उनको याद रखना है, तो मिलान के तौर पर आ सकता है। तो सिरिल रामाफोसा थे, उन्होंने इसको संबोधन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वहां पे मौजूद थे। 24 अगस्त को घोषणा हुई और 6 नए देशों को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ये बहुत ही एक तरीके से देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बड़ी घटना थी, क्योंकि ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है। अब कई जानकारों ने, कई जो अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के विशेषज्ञ थे, वो बोले कि पश्चिमी देशों के गठबंधन के विरुद्ध में एक संगठन है ना, वो चीन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में ये भी खबरें आई थी कि भारत था वो ब्रिक्स के विस्तार के समर्थन में नहीं था, ब्राजील भी नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि उनकी सहमति बन गई और संगठन का क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो
अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये एक नई घटना है कि नए देश क्या हो रहे हैं कि खड़े हो रहे हैं और वो नई राजनीति या नई अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखिए, एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, वो खबर ये थी कि अर्जेंटीना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, अर्जेंटीना और ब्राजील मिलके है ना वो एक संयुक्त मुद्रा बनाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि डॉलर वाला जो प्रभुत्व है ना वो थोड़ा थोड़ा कम हो या हम उससे छुटकारा पाए। तो भारत चाह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ हम व्यापार है ना उनकी मुद्रा हमारी मुद्रा में कर लें। भारत रूस के साथ भी यही चाह रहा है। तो सभी देश ये चाह रहे हैं कि डॉलर वाले से मामले से पीछा छूटे, ये जो डॉलर डिप्लोमेसी या डॉलर हेजेमोनी चल रही है ना उससे छुटकारा मिले। अब अर्जेंटीना ब्राजील क्या चाह रहे हैं कि संयुक्त मुद्रा बने। अब ये अर्जेंटीना यहाँ पे शामिल हो चुका है। आ रही बात समझ में? तो क्या हुआ कि ऐसा संगठन बनता जा रहा है ब्रिक्स जो पश्चिमी देशों को कहीं ना कहीं चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक उदाहरण और लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपने इसका नाम सुना होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का ही है। ठीक है, सबसे पहले 2011-12 में इसकी बातें चलने लगी थी और 2014 में इस संस्थान ने रूप ले लिया था। अब देखो 2009 में बनता है ब्रिक, ठीक है, 2010 में बनता है ब्रिक्स और 2014 में इन्होंने एक बैंक बना लिया, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, एशियन बैंक है, ऐसे करके इन्होंने एक NDB खड़ा कर लिया। किस लिए खड़ा किया? कि हम अपने तरीके से काम कर सकें। ठीक है, ये जो हेजेमोनी वाला काम है ना, जो पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व है जिन संस्थानों पर, उन संस्थानों से हमें छुटकारा चाहिए। तो 2014 में NDB बनता है और ठीक 10 साल बाद देखो कि ब्रिक्स का विस्तार हो जाएगा। 2024 के अंदर 6 नए देश क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है न्यू डेवलपमेंट किसका हिस्सा है? ब्रिक्स का है। किसका है? ब्रिक्स का है। तो मान लो क्वेश्चन आ गया कि ऐसे दो कौन से देश हैं जो दक्षिण अमेरिका के, ऐसे कौन से देश है जो संयुक्त मुद्रा पे चर्चा कर रहे हैं? अर्जेंटीना और ब्राजील। कौन है? अर्जेंटीना और ब्राजील। अर्जेंटीना अब ब्रिक्स में शामिल होने जा रहा है। ठीक है, मध्य पूर्व के 3 कौन से देश है जो ब्रिक्स में शामिल हुए? ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। अफ्रीका के कौन से 2 देश शामिल हुए? मिस्र है और इथोपिया है। ठीक है, ये सम्मेलन कहां पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। संस्करण कौन सा था? 15वां था। कौन राष्ट्रपति कौन थे दक्षिण अफ्रीका के? सिरिल रामाफोसा थे। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? 2009 में। 2009 में तो ब्रिक की स्थापना होती है। अफ्रीका शामिल कब होता है? साउथ अफ्रीका शामिल कब होता है? 2010 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बनता है? 2014। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB किससे जुड़ा हुआ है? ब्रिक्स ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ब्रिक्स ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ब्रिक्स ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जैसे IMF वर्ल्ड बैंक के क्वेश्चन आते हैं, वैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक भी क्या रहा है? चर्चा में रहा है। किस लिए चर्चा में रहा है वो अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ब्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है। ये देखो, ये ब्राजील हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, ये रसिया हो गया। अब इसके अंदर मिडिल ईस्ट से भी 3 देश आ गए, यहाँ से अर्जेंटीना भी आ जाएगा। ठीक है, ये अर्जेंटीना भी आ जाएगा और इधर मिस्र और इथोपिया देश भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो काफी बड़ा विस्तार हो जाएगा इसका। ये नहीं हो गया, अब नॉर्थ अमेरिका से कोई देश नहीं है, यूरोप से कोई देश नहीं है, इधर ऑस्ट्रेलिया से भी कोई देश नहीं है। तो ब्रिक्स का क्या हो गया? विस्तार हो गया। 6 नए देश शामिल हुए हैं। 1 जनवरी 2024 से इनको सदस्यता मिल जाएगी और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रिक्स का ब्रिक्स प्लस। तो पहले 2009 में इसका नाम था ब्रिक। 2009 में क्या नाम था इसका? ब्रिक। 2010 में इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। क्या हो गया? ब्रिक्स। और अब 2024 के अंदर इसका नाम हो जाएगा आगे जाके ब्रिक्स प्लस। क्या हो जाएगा? ब्रिक्स प्लस। क्या हो जाएगा? ब्रिक्स प्लस। तो दोबारा मैं सारे क्वेश्चन बोल रहा हूं। जिम ओनिल गोल्डमैन सैक्स के थे जिन्होंने सबसे पहले ब्रिक का आइडिया दिया। 2009 में ब्रिक बना, 2010 में ब्रिक्स बना, 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। उसके बाद इसके अंदर 6 नए देश शामिल हुए। दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल हुआ और अफ्रीका से मिस्र और इथोपिया शामिल हुए। मध्य पूर्व से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान शामिल हुए और अब ये बन गया है ब्रिक्स प्लस। दक्षिण अफ्रीका में हुआ 15वां संस्करण था। सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने इसको क्या किया था? संबोधित किया था। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलते हैं। तो 2 खबरें हो गई हमारी। अब ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स,
सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है ना, वो इसको जारी करती है। ठीक है, क्या कहती है कि कौन से शहर है ना वो रहने लायक है ग्लोबल, मतलब दुनिया के अंदर। तो वियना है ना ऑस्ट्रिया का, वो दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, रहने योग्य है। कोपेनहेगन डेनमार्क, और तृतीय है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पहला है ऑस्ट्रिया, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। पहला कौन सा है? ऑस्ट्रिया, और तीसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? कोपेनहेगन डेनमार्क। और भाई साहब ये जो स्कैंडिनेविया के देश है ना, ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रहते हैं। अब ये स्कैंडिनेविया की कंट्री कौन से है? आप जब यूरोप का नक्शा देखोगे ना, उत्तरी यूरोप को देखोगे तो वहां पे आपको देश मिलेंगे। तो एक तो नॉर्वे सागर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? नॉर्वे सागर मिलेगा। एक नॉर्थ सी मिलेगा, फिर बाल्टिक सी मिलेगा, और फिर यहाँ पे मिलेगा बाथोनिया सी, ऐसे बोला जाता है, बाथोनिया की खाड़ी ऐसे कुछ है। ठीक है, यहाँ पे डेनमार्क है, और यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड देश है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और मेरा मन अब की बार कर रहा है कि इस जगह से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस जगह से एक देश ने अभी अभी नाटो को ज्वाइन किया है, अभी अभी नाटो को ज्वाइन किया है। और इन देशों को जब देखें, डेमोक्रेसी इंडेक्स में डेनमार्क फर्स्ट आ रहा था, हैप्पीनेस इंडेक्स में देखेंगे तो फिनलैंड फर्स्ट आ रहा था। ठीक है, और एक हम सिप्री रिपोर्ट को पढ़ेंगे जो स्टॉकहोम जारी करता है, स्टॉकहोम जगह से वो जारी होती है। तो बहुत सारी खबरें हैं ना, वो इस जगह से संबंधित होती है, और आपका नोबेल प्राइज होता है वो इस जगह से संबंधित है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से अब की बार एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है ना, वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। द्वितीय शहर है वो कोपेनहेगन डेनमार्क है, तृतीय शहर है वो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया है, और पहला देश है वियना ऑस्ट्रिया। तो पहला देश ऑस्ट्रिया, तीसरा देश ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा हो गया स्कैंडिनेविया से कोपेनहेगन डेनमार्क। कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है, भारत के कई शहर शामिल है, लेकिन भारत वाले 141वें पर है, चेन्नई 144वें पर है, अहमदाबाद 147 पर है, बंगलोर 148 में है। कुल मिला के भारत के जो शहर है वो बहुत नीचे है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थिरता आदि के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अब देखो बात यह है कि भारत के शहर नीचे हैं, तो दिक्कत यह है कि भारत के शहरों पर अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रोजगार के लिए गांव से लोग निकल के शहर में जाते हैं, और भारत के शहर अभी नए नवेले हैं। और यूरोप के जो शहर है, ऑस्ट्रिया का तो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, ऑस्ट्रिया सर्बिया का। ठीक है, और वियना बहुत पुराना शहर है, टिका हुआ शहर है, स्थिर शहर है, वहाँ पे जनसंख्या का कोई दबाव नहीं है। पुराने टाइम के वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हेल्थ इंस्टीट्यूट है। हमारे तो नए नए एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए हमारे शहर उन यूरोपीय मानकों के हिसाब से क्या है, सही नहीं खड़े हो रहे, तो थोड़ा पीछे आ रहे हैं। लेकिन हम बहुत बढ़िया कर लेंगे, धीरे धीरे बहुत अच्छे शहर बनाएंगे। देखते जाओ, जैसे फिनटेक सिटी बनी है गुजरात के अंदर, वैसे वैसे नए नए शहर बनाएंगे हम। और जो शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर अच्छा सुधार करेंगे। हमें अच्छा सोचना चाहिए, प्रोग्रेसिव सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी रैंक नीचे क्यों आई है। और फिर दूसरी बड़ी बात ये कि भाई साहब ये रिपोर्ट तैयार करते हैं यूरोप वाले, और इनको कमरे में बैठे बैठे, एसी कमरे में बैठ के इनको ये कहने में कोई दिक्कत नहीं जाती कि भारत की रैंक 147 हुई है, 147 कर दें, क्या फर्क पड़ता है। वो जारी कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से कुछ भी जारी कर देंगे। और जब हम 10 साल बाद बहुत बड़े देश बन जाएंगे तो हम भी अपने इंडेक्स जारी करेंगे और यूरोप वालों को पिछड़ा हुआ दिखा देंगे। ठीक है, जब हम ताकतवर हो जाएंगे तो हम भी पिछड़ा हुआ दिखा देंगे। अभी ये है कि थोड़ा उनकी इंडेक्स चलते हैं और प्रचार तंत्र पे उनका कब्जा है, तो वो रिपोर्ट जारी कर देते हैं और वो दिखा देते हैं कि भारत के शहर रहने लायक नहीं है। तो बात यह है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, 2023 में आया था, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। पहला देश है वियना ऑस्ट्रिया का, दूसरा देश है कोपेनहेगन डेनमार्क, और तीसरा देश है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा 193 देश शामिल है, 78वां स्तर था, अध्यक्ष किया था त्रिनाड और टोबैगो के अनुभवी राजनीतिक डेनिस फ्रांसीसी ने किया था। 77वें स्तर के अध्यक्ष हिसाब कोरोसी थे। ठीक है, भारत इस महासभा का अध्यक्ष है, 1953 में बना था, और भारत की ओर से विजय लक्ष्मी पंडित 8वें स्तर की वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है,
और जनवरी 2014 से यूएन सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बना था। राष्ट्र संघ की असफलताओं से सीखते हुए मानव समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग होते हैं, आप सभी जानते हो। एक जनरल असेंबली होती है, एक सचिवालय होता है, ठीक है, एक सुरक्षा परिषद होती है, एक न्यायालय होता है, एक ट्रस्टीशिप होती है, एक सामाजिक और आर्थिक परिषद होती है। जिस सामाजिक और आर्थिक परिषद के बहुत सारे भाग होते हैं। ये 6 इसके मुख्य भाग होते हैं। आप इन 6 भागों को याद रखोगे। एक तो हो गया महासभा, ठीक है, जनरल असेंबली, और एक हो गया सचिवालय जो कामकाज देखने के लिए, एक हो गया न्यायालय, एक हो गया ट्रस्टीशिप, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा परिषद और सामाजिक और आर्थिक परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें 5 क्या होते हैं? स्थायी, और 10 क्या होते हैं? अस्थायी। ये 5 देशों को वीटो पावर होता है। ये 5 देश कौन कौन से आप सभी जानते हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये 5 देश तो सबको याद होते हैं। अब ये जो 10 देश है ना, ये बदलते रहते हैं। तो ये अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन, स्लोवानिया, ये लोग क्या है, ये जो देश है वो अभी अभी शामिल हुए हैं। तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग होते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा स्तर था? 78वां स्तर था। 193 देश शामिल है। और कौन थे? डेनिस फ्रांसीसी। कौन थे? डेनिस फ्रांसीसी, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित 8वें स्तर की व संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। चलते हैं आगे। ये इसलिए था कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डेनिस फ्रांसीसी ने की थी। तो क्या भारत ने कभी की थी? बिल्कुल की थी, विजय लक्ष्मी पंडित ने की थी। 8वें स्तर की भी करती थी। कब करती थी? 8वें स्तर की। और ये कौन सा था? 78वां। मतलब हमने 70 साल पहले ही विजय लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्या की थी? अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं। सिप्री, जो हमने अभी भी बात की थी स्टॉकहोम के बारे में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, आए साल ये रिपोर्ट जारी करता है। और इसकी रिपोर्ट को काफी कुछ माना जाता है, एक प्रमाणित दस्तावेज माना जाता है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीस का मतलब हो गया शांति, और शांति के ऊपर ये क्या करता है? शोध करता है। शांति को खतरा किससे होता है? हथियारों से होता है। तो हथियार सबसे ज्यादा किसके पास है? हथियार सबसे ज्यादा कौन आयात करता है? इसके ऊपर ये रिपोर्ट बनी हुई है। इसके ऊपर ये रिपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दुनिया का सर्वाधिक परमाणु बम वाला देश कौन है? रूस है। रूस के बाद है भाई साहब सबसे ज्यादा बम। रूस के बाद आ गया यूएसए, और यूएसए के बाद कौन आ गया? चीन के बाद कौन आ गया? पाकिस्तान, और उसके बाद है हम। अब क्या होता है कि सिप्री के अनुसार भारत के पास पाकिस्तान से कम परमाणु बम है, यूएसए के पास रूस से कम परमाणु बम है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि सिप्री के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु बम किसके पास है? अमेरिका और रूस। तो हमें लगता है अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास नहीं। सबसे ज्यादा बम किसके पास है? रूस के पास है। फिर किसके पास है? यूएसए के पास है। फिर किसके पास है? चीन के पास है। और फिर किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। फिर किसके पास है? भारत के पास है। तो याद रखोगे, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु बम किसके पास है? रूस के पास, फिर यूएसए के पास, फिर चीन के पास, फिर पाकिस्तान के पास, फिर भारत। तो भारत कितने नंबर पर आ गया? 5वें नंबर पर है। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। स्टॉकहोम कहां पे है? स्वीडन में है। कहां पे है? स्वीडन में। अभी अभी मैंने बताया था ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक है। वो ऐसा कुछ मैप बनता है वो, कि यहाँ पे तो होता है नॉर्वे सी बोलते हैं जिसको, यहाँ पे बोलते हैं नॉर्थ सी, ठीक है। इधर आता है नॉर्वे देश आता है, फिर आता है स्वीडन, और फिर यहाँ पे एक बोथनिया की खाड़ी आती है, और फिर यहाँ पे आता है फिनलैंड, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके बाल्टिक सी होता है, और इस जगह आता है डेनमार्क, ठीक है। इस तरीके से वो मैप बनता है। तो अब मैप में आप ये चारों जो समुद्र और जो खाड़ियाँ हैं ना, इनकी लोकेशन आप देख लेना। बोथनिया की खाड़ी ऊपर होती है, यहाँ पे बाल्टिक सी आता है, यहाँ पे नॉर्थ सी आता है, या नॉर्वेन सी आता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ऐसा कुछ बना हुआ है। आप इसको जरूर देखना, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे कि नाटो की सदस्यता किसने ज्वाइन की थी,
उस देश का नाम क्या था, कौन सा देश था जिसने 31वें सदस्य के तौर पर वो नाटो के अंदर शामिल हुआ है। और रूस यूक्रेन युद्ध के साए के अंदर उनको ये लगा कि रूस हम पे भी हमला कर सकता है, क्योंकि फिनलैंड ने भी द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदियों को झेला था कि कैसे यूएसएसआर ने उस पर कब्जा कर लिया था। ये लंबी कहानी है जो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब हम पढ़ेंगे या जब हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं, तब उसको हम पढ़ते हैं। तो फिनलैंड ने उस त्रासदी को शामिल किया, झेला था उस त्रासदी को। तो फिनलैंड को ये लगा कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, इसीलिए उसने शामिल होने का फैसला कर लिया। ठीक है, 31वें देश के तौर पर। तो हम ये मैप है ना आपको देखना जरूरी है। क्यों? डेमोक्रेसी इंडेक्स आएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स आएगा, तब इनकी बात चलेगी। और अभी हमने लिवेबिलिटी इंडेक्स पढ़ा था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो हमने कहा था दूसरा जो अच्छा शहर है वो कोपेनहेगन है डेनमार्क का, पहला वियना ऑस्ट्रिया, तीसरा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसीलिए आप है ना वो उत्तरी यूरोप का जो नक्शा है ना, तो उसमें आप देखिए कहाँ पे बॉथनिया की खाड़ी है, कहाँ पे बाल्टिक सी है, कहाँ पे आपका ये नॉर्वेस वगैरह आता है, कहाँ पे आपका नॉर्थ सी आता है। इन चीज़ों के लोकेशन आप देखते रहोगे तो आपका जो विश्व का भूगोल है ना वो भी अच्छा हो जाएगा, और वो मैप के थ्रू आपके 2 या 3 क्वेश्चन और भी सही हो सकते हैं। तो जब इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ो तो साथ में आप मैप है ना वो साथ में रख के देखो कि वो आसपास की लोकेशन क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? स्वीडन में है। सर्वाधिक बम किसके पास है? रूस के बाद किसके पास है? यूएसए के पास। यूएसए के बाद किसके पास है? चीन के पास। चीन के बाद किसके पास है? पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के बाद किसके पास है? भारत के पास। तो भारत हो गया भाई साहब 5वें नंबर पर। ये सिप्री की रिपोर्ट है। पुष्प, कमल, दहल, प्रचंड। पुष्प भी हो गया और प्रचंड भी हो गया, कमल भी हो गया और दहल भी हो गया। नाम जोरदार है इस बंदे का। नेपाल के प्रधानमंत्री है, बहुत बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और नेपाल में क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो गठबंधन सरकारें चलती रहती है, सरकारें चलती है गिर जाती है, ये सब चलता रहता है। दिसंबर 2022 में इन्होंने पद संभाला, फिर इन्होंने ये भारत की राजनयिक यात्रा पर आए। पीएम मोदी और नेपाली पीएम के बीच में वार्ता हुई, रेलवे विस्तार समेत अन्य कई 6 परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, ऐसी कुछ बातें हुई। ये सब बातें लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन एक जगह है ना वो बहुत ज़्यादा विवाद में रहती है, उसका नाम है काला पानी। क्या नाम है? काला पानी। एक नाम और आएगा, रामचंद्र पेंडोल। रामचंद्र पेंडोल कौन होंगे ये आदमी? ये आदमी होगा नेपाल के राष्ट्रपति। कौन होंगे? नेपाल के राष्ट्रपति। और ये क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री। काला पानी इसलिए चर्चा में रहता है कि काला पानी के ऊपर नेपाल दावा करता है। ठीक है, और 1816 के अंदर एक संधि होती है, सुगाली की संधि होती है। और सुगाली की संधि ये कहते हैं कि उस समय अंग्रेजों के समय हुई थी, तो नेपाल का एक वर्ग होता है ना वो इस संधि को नकारता है। दूसरा, हमारी एक संधि 1950 में मैत्री संधि हुई थी, तो नेपाल उसके बारे में भी मांग करता है कि भाई साहब इसको सुधारिए, ये उस टाइम ठीक हमने कर ली थी लेकिन अब हमें ये ठीक नहीं लग रही। मतलब नेपाल का एक वर्ग है ना वो भारत विरोधी है, तो वो ऐसी ऐसी बातें करता रहता है। तो काला पानी अक्सर चर्चा में रहता है, जो भारत और नेपाल के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ठीक है, काला पानी। तो पुष्प, कमल, दहल, प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री है, रामचंद्र पेंडोल है वो नेपाल के राष्ट्रपति है। ठीक है, चर्चा में रहे थे, भारत आए थे, सबसे पहले भारत की राजनयिक यात्रा इन्होंने की थी। गिरीश चंद्र मुर्मू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहे क्योंकि कैग के चेयरमैन है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैदेशिक लेखा परीक्षक के लिए इनका क्या हो गया है? चयन हो गया है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसका चयन वैदेशिक लेखा परीक्षक के लिए हुआ है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैदेशिक लेखा परीक्षण के लिए चयनित हुए। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और फिलहाल कैग के ये चेयरपर्सन है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैग के आर्टिकल कौन कौन से आपको पता होना चाहिए? 148, 149 ऐसा कुछ है क्या? कौन कौन से आर्टिकल है खोज के देखना आप। ठीक है, हम जब पढ़ते थे ना तो कैग की बहुत सारी रिपोर्ट आई थी, कॉल पे आई थी, 2G स्कैम आया था, तब कैग बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता था। अब तो कैग चुपचाप ही दिखाई देता है, कैग पे कोई रिपोर्ट नहीं आती है। पीएम मोदी की जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हुई मई 2023 में। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जापान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हिंद महासागर और अगर पैसिफिक ओशियन का जो एशिया के आसपास और ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला इलाका है, इसको बोलेंगे इंडो पैसिफिक।
इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री एंड ओपन एंड प्रोस्परस। इंडो पैसिफिक रीजन क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, प्रोस्परस होना चाहिए। तो हमारा जो क्वाड ग्रुप है ना, उस क्वाड ग्रुप के अंदर जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है और भारत भी शामिल है। तो इस प्रकार का ये ऐसे कोई यो चित्र बन जाता है। तो ये हो गया इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मिलाएंगे ना तो ये क्वाड बन जाता है। तो इसको नाम बोला जाता है क्वाड। तो इन 3 देशों की यात्रा गए ना, इन 3 देशों की यात्रा में जो जापान और ऑस्ट्रेलिया वो क्वाड में शामिल है। ठीक है, ठीक है। तो क्या चाहते हैं कि फ्री, ओपन, प्रोस्परस इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। किस लिए? कि इनको ये डर रहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में आगे जाकर चाइना है ना, वो अपना दबदबा बनाएगा और उस पूरे क्षेत्र पे अपना एकाधिकार करेगा। कभी 9 डैश लाइन के द्वारा, कभी किसी के माध्यम के द्वारा, कभी कृत्रिम आइलैंड बनाएगा, कुछ ना कुछ वो करता रहता है। कभी बोलता है फिलीपींस का ये द्वीप मेरा है, कभी बोल देता है मलेशिया का ये द्वीप मेरा है। तो उसका विवाद चलता रहता है। तो इन देशों को ये लगता है कि चीन अपना एकाधिकार ना जमाए, इसीलिए हमें क्वाड जैसे समझौते करने हैं और इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन और प्रोस्परस बनाना है। क्या करना है? फ्री, ओपन और प्रोस्परस बनाना है। तो इसीलिए मोदी जी की ये जो यात्रा थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पपुआ न्यू गिनी इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में एक ग्रुप बनाया था, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड जो कंट्री थे ना, उनके लिए बनाया था। 14 छोटे छोटे देश शामिल है, उनमें पपुआ न्यू गिनी भी एक देश शामिल है। तो फिपिक की भी इन्होंने क्या की थी? यात्रा की थी। उसके साथ साथ मोदी ने G7 की मीटिंग को भी अटेंड किया था। अब देखो G7, G20 और G77 ऐसे 3 ग्रुप है। भाई साहब G7 तो ग्रुप हो गए जो बहुत ज्यादा अमीर देश है, विकसित देश है। G77 वो हो गए जो विकासशील देश है, वो है। और G20 वो देश है जिसमें कुछ विकासशील देश शामिल है और कुछ विकसित है। तो G7 ऊपर वाले हो गए, G77 नीचे वाले हो गए और G20 हो गए बीच बिचाले वाले। जो बीच वाले हैं ना, वो G20 में शामिल हो गए। ठीक है। इस G7 ये जो ग्रुप की मीटिंग हुई थी उसको अटेंड करने मोदी जी गए थे, साथ में क्वाड को भी अटेंड करने गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्वाड को भी अटेंड किया है, G7 को भी अटेंड किया है। पहले ये G7 G8 था, लेकिन बाद में रूस को क्या कर दिया गया था? रूस क्रीमिया विवाद में रूस को इससे बाहर कर दिया गया था। तो फिर हो गया ये G7। अब G7 में कौन कौन से देश शामिल है पता लगाइए, आप नोट कीजिए और कल मैं पूछूंगा तो आप मेरे को बताया ना कि G7 में कौन कौन से देश शामिल है। ठीक है। और G20 में कौन कौन से देश शामिल है, कल हम पढ़ेंगे G7 और G20 को। और G20 तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत अब इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। महर्षि पहल क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे, Y20 क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। ये महर्षि पहल है, इस पर तो मुझे लगता है कि अब की बार क्वेश्चन आएगा कि महर्षि पहल किससे जुड़ी हुई है। ठीक है। तो G20 और G7 में कौन कौन से देश शामिल है आप नोट करके लाओगे। और मैंने आपको बता दिया कि G7 है ना, वो ऊपर वाले देशों का ग्रुप है और G77 है ये नीचे वाले का है और G20 है वो विकसित देश और ऐसे विकासशील देश जो विकसित होने की और अग्रसर है, उन देशों का ग्रुप है G20। ठीक है। आप कल G7 और G20 के देशों का नोट करके लाना, G77 देशों को नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर वापिस टॉपिक पे आते हैं। जापान की यात्रा पे गए पीएम मोदी जी, G7 और तृतीय क्वाड शिखर सम्मेलन में क्या लिया? भाग लिया। हिरोशिमा में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। ये तैयार करता वाले थे श्री राम वंजी नाम थे, श्री राम वंजी सुतार नाम था इनका। पपुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत प्रशांत द्वीप समूह फिपिक की तीसरी शिखर बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और फिपिक फिजी यात्रा पे जब मोदी जी गए थे 2014 में, तब फिपिक शुरू हुआ था। ठीक है। जो इंडो पैसिफिक में जो आइलैंड कंट्री है ना, उनके लिए ग्रुप बना हुआ है। तो ये मोदी जी की दीर्घकालिक सोच का नतीजा था कि ये जो देश है ना इंडो पैसिफिक के अंदर छोटे छोटे देश है, उन पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि जो चीन इंडो पैसिफिक रीजन में जो एकाधिकार दिखा रहा है ना, तो इन देशों के साथ हमें बातें करनी चाहिए। तो मोदी जी इन देशों को बोले कि हम आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, अच्छा हार्ट इंस्टीट्यूट देंगे, अच्छा कोई ये आपका डायलिसिस सेंटर देंगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। इन देशों के लिए कुछ ना कुछ घोषणा करके आए थे। तो तीसरी जो मीटिंग हुई है फिपिक की, उसमें गए थे ये 2014 में ये संगठन बना था। याद रखना 2014 में बना था,
ठीक है, कहीं ये 2023 लिखा हुआ आ जाए और आप कह दो कि हाँ मोदी जी गए हुए थे और इसीलिए उसी टाइम ये संगठन बना था। नहीं, गए हुए थे मोदी 2014 में थे और उसी समय इस संस्थान को बनाया था। एंथनी एल्बनीज, अब देखो ये नाम आ गया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का। तो मैंने कहा था ना रामाफोसा नाम आया था, सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। ये किसका नाम था? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का था। किसका था? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का था। और यहाँ पे कौन है? एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज ये किससे जुड़े हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए। किस लिए जुड़े हुए? ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए। ऑस्ट्रेलिया किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे साथ वो क्वाड में क्या है? शामिल है। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप में और शामिल है, कुछ नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। अब देखो इसको, इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को यूएस देगा परमाणु पनडुब्बी। किस लिए देगा? चीन को काउंटर करने के लिए। तो मैंने कहा ना कि इन द्वीपों की, इन देशों की यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चीन की जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो एकाधिकार प्रवृत्ति है ना, उसको काउंटर करने के लिए ऐसी यात्राएं बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ओकुस भी एक ग्रुप बना हुआ है, पढ़ेंगे हम इसको। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। तो क्वाड में तो 4 देश शामिल है और ओकुस में 3 देश शामिल है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। अब क्वाड में यूके शामिल नहीं है। ठीक है, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो देखो एंथनी एल्बनीज किससे जुड़ा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। एंथनी एल्बनीज किससे जुड़ा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। ए से जोड़ लेना, ऐसे दोनों में ए आ रहा है। देश का नाम भी ऑस्ट्रेलिया, एंथनी एल्बनीज। सिरिल रामाफोसा किससे जुड़े हुए हैं? साउथ अफ्रीका से जुड़े हुए। सिरिल रामाफोसा किससे जुड़े हुए? साउथ अफ्रीका से जुड़े। तो कई बार सुमेलित करना आ जाएगा। ठीक है, फिपिक है, फिपिक की स्थापना कब हुई थी? फिपिक की स्थापना होती है 2014 में। ठीक है, अब इसकी तीसरी मीटिंग में गए थे अपने मोदी जी गए थे। ठीक है, मोदी जी जब जापान गए G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। डॉक्टर अजय बंगा, बहुत ही स्टार्टिंग में जब हमने ये क्लास स्टार्ट की थी, मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि भारतीय मूल का ये व्यक्ति किस लिए प्रसिद्ध रहा है। तो डॉक्टर अजय बंगा और विश्व बैंक के नए भारतीय मूल के अमेरिकी अध्यक्ष है कौन से? भारतीय मूल के। कहाँ के? अमेरिका के। मतलब भारतीय मूल का आदमी इतने सर्वोच्च पद पे पहुंचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो बैंक बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, उसकी क्या करेंगे? ये अध्यक्षता करेंगे। 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, ओके। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ये विश्व गलत लिखा हुआ है, विश्व से याद आएगा। जुलाई 1994 में भारत इसके, जुलाई नहीं, ये तो 1994 में गलत लिखा हुआ है। ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है ना आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड का जोड़ला टाबर रहा, ब्रेटन वुड में भेड़ा होया कई सारा देश है। तो वे बोलिया कि विश्व युद्ध के बाद हालत बहुत खराब है, तो अपन इसे इंस्टीट्यूट बनाना है कि पूरी दुनिया को भलो है। तो 2 संस्थान बनया जिनको नाम हो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। क्यों, किस लिए चर्चा में रहते हैं? क्योंकि इनकी रिपोर्ट आती है ना, वो अक्सर चर्चा में रहती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। जैसे वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, आईएमएफ की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, और आती है इकोनॉमिक आउटलुक नाम से भी इनकी रिपोर्ट आती है आईएमएफ की। वो बहुत चर्चा में रहते हैं। वो जब इंडेक्स और रिपोर्ट आएगी तब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अजय बंगा क्या है? वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए भारतीय मूल के आदमी थे। इतना याद रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट। शून्य कचरे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, 30 मार्च को बनाया गया था 2023 में पहली बार। आगामी वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को, किस लिए? कि लोग कम कचरा उत्पन्न करें। जैसे वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, ओवरशूट डे बनाया जाता है, अर्थ आवर बनाया जाता है। किस लिए? कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करें कि कचरा कम से कम हो। पता है समुद्र के अंदर हाल ये है कि कचरों के कारण कई जगह तो ऐसे लगता है जैसे नए द्वीप बन गए, आइलैंड बन गए, नया शहर बन गया, नया राज्य बन गया। इतना सारा कचरा इकट्ठा होता है। तो मानव समुदाय को कचरा ना पैदा करने के लिए, जागरूक करने के लिए ऐसी चीज़ें बनाई जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी तारीख निर्धारित की है? 30 मार्च। कौन सी तारीख निर्धारित की है? 30 मार्च। कौन सी तारीख निर्धारित की है? 30 मार्च। भारत को 3
संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थान है उनमें शामिल किया है। सांख्यिकी आयोग है, मादक पदार्थ का आयोग है और एड्स कार्यक्रम का है, इसमें इसको क्या किया है, शामिल किया है। बस इतनी सी बात है 2023 में। और पहले भारत इसकी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल था। अब जो वोटिंग पैटर्न चलता है उसके हिसाब से नए देश इसमें शामिल हो गए, जो कि हमने पढ़ा था, जैसे कोरिया गणराज्य है, ऐसे देश नए नए क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रमंडल ग्रुप, राष्ट्रमंडल ग्रुप कौन से है, ऐसे देश जहां पर कभी ब्रिटेन ने राज किया था, उन देशों के ग्रुप को बोला जाता है राष्ट्रमंडल ग्रुप। इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, उपाध्यक्ष नाइजीरिया है और वित्तीय ढांचे में सुधार व कमजोर देशों के विकास वित्त पोषण के लिए ये बना हुआ है। जैसे ये देश है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत, और ये तो यूके खुद हो गया तो बाग, और ये जो यहाँ के छोटे छोटे देश है। तो लगभग देखो सभी अफ्रीका महाद्वीप के देश भी शामिल है, साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश भी शामिल है, उत्तरी अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया के शामिल है, सभी देश शामिल है। क्योंकि ब्रिटेन का बोला जाता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी भी सूरज अस्त नहीं होता था। ठीक है, ये सब हमने विश्व इतिहास में पढ़ा है। तो राष्ट्रमंडल देशों के अंदर ये देश शामिल है। और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार आरएस में आया हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर किसको कितने मेडल मिले, किसने स्वर्ण पदक जीता, किसने रजत पुरस्कार जीता, बहुत बार क्वेश्चन आता है राष्ट्रमंडल खेलों के ऊपर। तो अब राष्ट्रमंडल खेलों की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। उपाध्यक्ष कौन है इसका, नाइजीरिया। ठीक है, ये याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष रिपोर्ट कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि पहली तो बात यह है कि जनसंख्या में हमने चीन को पछाड़ दिया है और हम 1 नंबर पे आ गए। तो हमने जब बात की थी ना लिवेबिलिटी इंडेक्स की, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जारी की हुई थी, जिसमें 1 नंबर पे देश ऑस्ट्रिया का वियना शहर 1 नंबर पे था, और ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क 3 नंबर पे था, और डेनमार्क का कोपेनहेगन 2 नंबर पे था। अब हमारे देश थे ना, हमारे देश के जो शहर थे वो 141 में से शुरू हो रहे थे। तो जनसंख्या का दबाव ही इतना है कि हमारे देश उस इंडेक्स के जो मानकों के हिसाब से सही खरे नहीं उतरते। खैर, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष रिपोर्ट क्या कहती है, 2 अप्रैल 2023 में जारी हुई। आबादी वाला देश भारत बन चुका है। ठीक है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, किसकी जारी की हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष की जारी की हुई है। भारत की जनसंख्या 143 करोड़ के नेड़े नेड़े जा चुकी है। 143 करोड़ लोग हम इकट्ठे हो चुके हैं। चीन की तुलना में हमारी आबादी 30 लाख ज्यादा हो गई है। ये जो आंकड़े दिए हुए ना, ये दिखा रहे हैं कि हमारे काम करने वाले लोगों की संख्या क्या है, ज्यादा है। हम डिविडेंड की पोजीशन में, और हम चाहे ना तो इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसीलिए कई अर्थशास्त्री, कई समाजशास्त्री इस बात के लिए आगाह करते हैं कि डिविडेंड की कंडीशन ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। तो जो देश की जो युवा आबादी है उसको उत्पादक कार्यों में लगना चाहिए, ऐसे फालतू के कामों में नहीं लगना चाहिए। शिक्षा लेनी चाहिए, कौशल लेना चाहिए, नए काम करने चाहिए, कुछ भी करे, बिजनेस करे, पढ़ाई करे, नौकरी लगे, खेती करे, पशुपालन करे, जहां भी करे बहुत अच्छा काम करे और देश के लिए उत्पादक काम करे और देश को ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनाए। तो डिविडेंड की पोजीशन में हम आ चुके हैं। देखिए 15 से 64 आयु वर्ग में इतने लोग शामिल है। खैर ठीक है, जीवन प्रत्याशा है वो चीन में ज़्यादा है और भारत में क्या है, कम है। महिलाओं की 74 साल है और पुरुष की 71 वर्ष है। तो याद ये रखना कि ये रिपोर्ट ये बता रही है कि चीन में जीवन प्रत्याशा क्या है, ज़्यादा है। और चीन से हमारी जनसंख्या लगभग 30 लाख ज़्यादा हो चुकी है। हम 143 करोड़ के नेड़े पास हम जा चुके हैं। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये नहीं है। वाशिंगटन घोषणा पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही खबर चल रही थी कि उत्तरी कोरिया में वो एक बावड़ा सा राष्ट्रपति है, पता नहीं क्या है वो रोज कुछ ना कुछ परीक्षण कर देता है। कभी मिसाइल ठोक देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी परमाणु बम का परीक्षण कर लेता है। तो इसके लिए क्या है कि साउथ कोरिया है ना, उसको अमेरिका ने, यूएसए ने अपनी सुरक्षा दे रखी है। एक तो क्वेश्चन आता था थर्ड पर, थर्मल हाई एल्टीट्यूड ऐसे डिफेंस सिस्टम था, जैसे अपने S-400 है ना, उसी तरीके से थर्ड सिस्टम है, वो अमेरिका का है। दिया हुआ किसको है, दक्षिण कोरिया का है। किसका, यूएसए का है। दिया हुआ किसको है, साउथ कोरिया को दिया। ये बहुत बार चर्चा में रहता था पहले और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये चर्चा में नहीं रहता, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया वाला बंदा है वो तो चर्चा में रहता है। अब वाशिंगटन घोषणा पत्र में क्या हुआ था, अप्रैल 2023 में इसको जारी किया।
अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य ऐतिहासिक समझौता हुआ। अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों की समय समय पर दक्षिण कोरिया में तैनाती होगी। अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ किसी भी संघर्ष की स्थिति में परमाणु हथियारों की उपयोगिता के लिए दक्षिण कोरिया को शामिल कर सकेगा। उत्तर कोरिया स्वयं के परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकेगा। उत्तर कोरिया के आक्रमण को रोका जा सकेगा दोनों देशों की सहभागिता से। ये देखिए नक्शा बना हुआ है, और याद रखना जो 38 डिग्री लाइन है ना, वो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो यहाँ पे 10-1 साल तक खूब खींचतान रहती है। कभी उत्तर यूएसएसआर और चाइना मिलकर दक्षिण कोरिया पे कब्जा कर लेते हैं, कभी दक्षिणी कोरिया है वो यूएसए की मदद से पूरा ऊपर तक चला जाता है, और आज भी इनके बीच में वो खींचतान है बहुत ज़्यादा चली हुई है। दक्षिण कोरिया तो खैर बहुत बड़ा विकसित देश बन चुका है, लेकिन उत्तर कोरिया के जो वहाँ के राष्ट्रपति वो अजीब टाइप के आदमी उत्तर कोरिया के लोगों को भूखी मारते रहते हैं। ये 38 डिग्री आप याद रखना। यहाँ पे येलो सी है, ठीक है, ये कोरिया की खाड़ी है, और ये सी ऑफ जापान है। और दक्षिणी पूर्वी चीन का जो हिस्सा है ना, वो वैसे ही इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम आसियान ग्रुप पढ़ेंगे तब उस नक्शे को और देखेंगे। तो अब ये याद रखना 38 डिग्री, येलो सी, कोरिया बे और सी ऑफ जापान, ठीक है। उत्तर कोरिया का मतलब उत्तर हो गया, दक्षिण कोरिया का मतलब दक्षिण हो गया। ये तो बहुत आसान सा है, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया का वापस मैप दिया हुआ है। ये येलो सी है, सी ऑफ जापान है, और ये नक्शा है आसियान का। किसका है? आसियान का, ठीक है। आसियान के अंदर 10 देश शामिल है। कौन से शामिल है? 10 देश शामिल है। लगभग 1970 के दशक के अंदर ये शुरू हुआ था, और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार हो गया। आसियान को जब हम पढ़ेंगे, जब इस मैप को देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिटेन का नया सम्राट बन गया भाई साहब। ये लोग अभी भी राजा महाराजाओं में पढ़े, हमने तो खैर बहुत पीछे छोड़ दिया इनको। किंग चार्ल्स तृतीय है ना, किंग चार्ल्स तृतीय, लंदन के शाही गिरजाघर के वेस्टमिंस्टर एबे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्टमिंस्टर एबे किस लिए चर्चा में रहा था कि यहाँ पे पत्नी कैमिला को महारानी का ताज पहनाया गया, राज्य अभिषेक किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व धनखड़ साहब ने किया था, ठीक है। और अपनी माँ एलिजाबेथ द्वितीय के 8 सितंबर 2022 के निधन के पश्चात ये नए राजा बने हैं, किंग चार्ल्स द्वितीय। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। ये खबर हमने पहले ही पढ़ ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31वां सदस्य कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। रूस यूक्रेन युद्ध के साये के अंदर इसको ये लगा कि रूस कहीं हम पे हमला नहीं कर ले, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का सपना ये है कि मैं रूस को है ना वापिस यूएसएसआर बना के रहूँगा। क्या बना के रहूँगा? यूएसएसआर बना के रहूँगा। तो पूर्वी यूरोप के देश है ना, उनको भी मैं शामिल करूँगा, और कोई फिनलैंड में ऐसी जगह जो पहले यूएसएसआर में शामिल रही हुई है उसको भी शामिल करूँगा। मैं पुराना यूएसएसआर बनाना चाहता हूँ। तो फिनलैंड को ये लगा कि नया पंगा हो सकता है। और आपको पता है कि इस जो ये युद्ध शुरू हुआ था तब ये था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा था, और ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं थी किसको? रूस को, व्लादिमीर पुतिन को। और ये तात्कालिक कारण था, एक तरीके से तात्कालिक कारण ये था कि यूक्रेन ये चाह रहा था कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा, और इस नाटो के चक्कर में यूक्रेन ने पंगा ले लिया, और नाटो भाई साहब ढंग से खुल के तो साथ आ नहीं रहा, और यूक्रेन में युद्ध बहुत लंबा चल रहा है। देखो आगे क्या रहता है, लेकिन फिलहाल फिनलैंड है वो नाटो के अंदर क्या हो गया है? शामिल हो गया है, 31वां सदस्य है। और इसके अंदर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश क्या है? ज़्यादा शामिल है, ठीक है। भारत श्रीलंका मैत्री ऑडिटोरियम, ये मैत्री है ना, इस मैत्री पे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक तो आरोग्य मैत्री चर्चा में रहा है, आरोग्य मैत्री। एक मैत्री पाइपलाइन चर्चा में रही है, ठीक है। और एक श्रीलंका को 75वें जन्मदिन पर भारत ने 50 बसें दी थी। अब ये 50 क्यों दी? 75 ही दे देते तो याद करने में आसानी होती, 75 की 75, लेकिन खैर 50वीं बसें दी थी, ठीक है। तो ये मैत्री है ना, इस मैत्री पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैत्री है ऑडिटोरियम है वो तो श्रीलंका के साथ है, और मैत्री पाइपलाइन है वो जापान के साथ है, ठीक है। 5 मई 2023 को आधारशिला रखी गई। स्थान तिरुकोमोली, श्रीलंका में। अब ये जगह कहाँ पे है? श्रीलंका में। भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी द्वारा हुआ, और श्रीलंकाई रुपये से भारतीय अनुदान से ये तैयार किया जाएगा ऑडिटोरियम, ठीक है। चलते हैं आगे। संघाई सहयोग संगठन SCO बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य एशिया के 4 देश इसमें शामिल है, एक देश शामिल नहीं है।
मध्य एशिया में 5 देश है, वो वहाँ की जनजातियों के नाम पे बने हुए हैं। जैसे किर्गिस्तान किर्ग जनजाति पे, तुर्कमेनिस्तान तुर्क पे बना हुआ है, उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान पे बना हुआ है, ठीक है, तजाकिस्तान तजाक पे बना हुआ है, तजाक जनजाति पे, कजाकिस्तान कजाक पे बना हुआ है। तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं, बाकी 4 देश शामिल है एससीओ के अंदर। एक चीन शामिल हो गया, एक रूस शामिल हो गया और भारत और पाकिस्तान शामिल हो गए, ठीक है। डायलॉग पार्टनर के तौर पे सऊदी अरब आया था। 15 जून 2001 को शंघाई में इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभिक सदस्य 5 थे, वर्तमान सदस्य 8 है। भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता 2016 में मिल गई थी। सचिवालय बीजिंग में। रेड सेक ग्रुप है जो एंटी टेररिस्ट ग्रुप है, अब तो ये चर्चा में नहीं रहता, पहले ये रीजनल एंटी टेररिस्ट ग्रुप है, रीजनल क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। ये इसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। आधिकारिक भाषा चीनी और रूसी है, ठीक है। चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है। कौन शामिल नहीं है उन देशों में? तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, याद रखना। 5 देश है, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, जो मध्य एशिया के देश है, जो रूस के दक्षिणी साइड के अंदर शामिल है। इनमें तुर्कमेनिस्तान है वो एससीओ का पार्ट नहीं है। बाकी 4 देश है, तो 4 तो ये हो गए, एक ऊपर वाला रूस हो गया, एक नीचे वाला चीन हो गया, 6 ये हो गए और भारत और पाकिस्तान 8 देश शामिल हो गए। अब 8 देश याद हो जाएंगे आपको? नहीं होंगे। 4 देश कौन कौन से हो गए? तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, 4 ये देश। उससे ऊपर वाला रूस, उससे नीचे वाला चीन, 6 हो गए, 2 बच के भारत और पाकिस्तान, ठीक है। अब क्या है, चीन है ना, चीन भारत को काउंटर करना चाहता है। अब देखिए ब्रिक्स का विस्तार भारत इसलिए नहीं चाहता कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिक्स पश्चिमी देशों के विरोध का ग्रुप बन जाए। अगर पश्चिमी देशों के विरोध का ग्रुप बन गया और भारत इसमें शामिल रहा और ये चीन के हिसाब से चलने लग गया और चीन के साथ हमारी दुश्मनी है वो लगभग स्थायी हो चुकी है, तो हम ऐसा कोई अखाड़ा ना बनाए। अब क्या, एससीओ में शामिल तो भारत होना चाहता था, लेकिन चीन को ये लगा भारत शामिल हो गया, भारत पावरफुल ना बन जाए, इसीलिए अड़ंगा लगाने के लिए उसने पाकिस्तान को क्या कर लिया, साथ में शामिल कर लिया। तो चीन की डिप्लोमेसी है ना, चीन की जो रणनीति है, कूटनीति है, वो इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी चलती रहती है कि भारत कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पावरफुल ना बन जाए। चीन की ये कोशिश बनी रहती है, ठीक है। जब हम मेंस में पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे कि ब्रिक्स प्लस है ना, वो भारत के लिए फायदेमंद है या नहीं है, भारत का दृष्टिकोण क्या है। ये एससीओ है, ठीक है। रशियन फेडरेशन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है और चाइना है, ठीक है। चले आगे। एंथनी एल्बनीज, ए मैंने याद करने का तरीका बताया था। एंथनी एल्बनीज कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। भारत की यात्रा पे आए थे और मोदी जी जब जापान गए थे तब यहाँ से एंथनी एल्बनीज से मिले थे, ठीक है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्रिकेट ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट में दर्शक के रूप में शामिल हुए थे और आईएनएस विक्रांत का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने थे एंथनी एल्बनीज, ठीक है। और सिरिल रामाफोसा किससे जुड़े हुए थे? साउथ अफ्रीका से। ऐसे हम एक एक देश पढ़ते जाएंगे, जर्मनी का नेता आएगा तब बात करेंगे, इटली वाले आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, ये तो सभी जानते हैं क्योंकि रोज अखबार में आते हैं, लेकिन इनको गंभीर विद्यार्थी याद करता है और इन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सुमेलित में आ जाता है। और फिर क्या होता है, इतना इजी क्वेश्चन होता है जो रोज आंखों के सामने से निकलता है, फिर भी हम उसको गलत कर आते हैं। देखो सिलेक्शन होता है कि आप आसान प्रश्नों को कितना ज़्यादा हल करते हैं, उसी पे सिलेक्शन टिका हुआ होता है। और आसान प्रश्न जो आंखों के सामने गुजर गए और आप उनको याद नहीं कर पाते, वो आपके सिलेक्शन को रोक लेते हैं। इसीलिए एंथनी एल्बनीज को याद रखना। ऐसे नाम आएंगे, 10-12 नाम आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, और हमें याद रखना कि ये इस देश से जुड़ा हुआ है। और धीरे धीरे 10 बार उनको आंखों से निकालेंगे ना तो वो याद हो जाएंगे, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। मैत्री पाइपलाइन, ठीक है। तो मैत्री ऑडिटोरियम कहाँ पे बना था? श्रीलंका के साथ। और मैत्री पाइपलाइन किसके साथ है? भारत बांग्लादेश के बीच। ऊर्जा पाइपलाइन है। क्या है? ऊर्जा पाइपलाइन है। असम की साइड से वो पेट्रोल डीजल वो आएगा और वो किधर चला जाएगा? बांग्लादेश में चला जाएगा। ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी और बांग्लादेश पीएम शेख हसीना द्वारा किया गया था। और बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस भी किससे संबंधित है? दोनों देशों से संबंधित है। तो याद रखना, मैत्री पाइपलाइन ऊर्जा की पाइपलाइन है। किसकी पाइपलाइन है? ऊर्जा की पाइपलाइन। भारत में शायद ये 6 किलोमीटर है, बाकी ये सारी कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर है। सिलीगुड़ी से स्टार्ट होगी और पर्वतीपुर तक जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ तक जा रही है, कहाँ
लेकिन भारत में ये 6 किलोमीटर है। ठीक है, मैत्री पाइपलाइन कहाँ से जुड़ी, किससे जुड़ी हुई है, भारत और बांग्लादेश। किससे संबंधित है, ऊर्जा पाइपलाइन से संबंधित है। और ये बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस भी क्या है, भारत बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। कौन कौन सी, बंधन और मिताली। कौन कौन सी, बंधन और मिताली। कौन कौन सी है, बंधन और मिताली। तो मैत्री ऑडिटोरियम किससे है, भारत श्रीलंका। और मैत्री पाइपलाइन किससे है, भारत और बांग्लादेश। आरोग्य मैत्री क्या है, वो हम G20 वाला पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे कि आरोग्य मैत्री अभियान क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिथियम का भंडार मिला है, सबसे ज्यादा बोलीविया में है, कहते हैं अभी ईरान में मिला है। पहले एक बार चर्चा चली थी कि राजस्थान में बहुत मिला है, कश्मीर में भी बहुत मिला है, और बहुत सारे लेख भी छपे थे। बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस बात का खंडन कर दिया था। रामचंद्र पौडेल को हमने पढ़ लिया था कि नेपाल का प्रधानमंत्री है वो तो पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब है, और राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल है। ठीक है, और पुष्प कमल प्रचंड क्या है, वर्तमान प्रधानमंत्री है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, लिथियम किस में काम आता है, क्योंकि आजकल लिथियम बैटरी यूज करते हैं ना, इसीलिए लिथियम की बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक कारें आएंगी, उनमें लिथियम बैटरी की जरूरत होगी। और लिथियम का एक उपयोग होता है, ये जो मानसिक रोगी होते हैं ना, उनके इलाज की के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, उसी में भी लिथियम यूज होता है। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि लिथियम के अनुप्रयोग क्या क्या है। तो लिथियम बैटरी तो सबको पता है, लेकिन मानसिक रोगियों के उपचार के अंदर जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, उसमें भी लिथियम का उपयोग होता है। शी जिनपिंग, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, ये चीन के राष्ट्रपति है। ठीक है, ओल्फ सोल्ज जर्मनी के क्या है, चांसलर है। पहले चर्चा में रहती थी एंजेला मर्कल। ठीक है, शायद 15 साल तक वो जर्मनी की चांसलर रही थी, बहुत पावरफुल लेडी थी। लेकिन अब कौन है, ओल्फ सोल्ज है। याद रखोगे आप, ओल्फ सोल्ज, ओल्फ सोल्ज, ओल्फ सोल्ज। ठीक है, तो सिरिल रामाफोसा किससे जुड़े हुए हैं, दक्षिण अमेरिका से। सिरिल रामाफोसा किससे जुड़े हुए हैं, दक्षिण अमेरिका से। एंथनी एल्बनीज किससे जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। और ओल्फ सोल्ज किससे जुड़े हुए हैं, जर्मनी के चांसलर हैं। और भारत की यात्रा पे रहे थे पीएम मोदी के साथ, यूक्रेन में शांति बहल, और ये सब तो बातें होती रहती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये करेंगे, कल्चर में ये करेंगे, डिप्लोमेसी ऐसे रखेंगे, राजनयिक दौरे ऐसे होंगे, राजनीतिक दौरे ऐसे होंगे, रक्षा संबंध ऐसे रहेंगे। वो तो गहराई की बात है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम मेंस के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखोगे, ओल्फ सोल्ज क्या है, जर्मनी के चांसलर है। क्या है, जर्मनी के चांसलर है। ठीक है, आसियान ग्रुप। अब देखो आसियान का जो मैप हमने पहले देखा था, ये रहा। ठीक है, आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो 4 देश तो ये पास पास के ही हुए, भारत के आसपास, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ठीक है, और ये मलेशिया और इंडोनेशिया हो गया, ये फिलीपींस हो गया, और एक हो गया सिंगापुर। क्या हो गया, सिंगापुर। तो नीचे के साइड में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। ठीक है, और ये हो गए बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, 10 देशों के नाम आप जरूर लिखोगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं। और आसियान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है, और जब से लुक ईस्ट पॉलिसी आई है तो हमारे आसियान के साथ रिश्ते और सुधरे हैं। फिर मोदी जी के बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, फिर आसियान के साथ हमारे रिश्ते और ज़्यादा सुधरे। तो आसियान के अंदर कौन कौन से देश शामिल है, आप इनको याद करोगे। ठीक है, कुछ देश ये हो गए, कुछ देश ये हो गए, 10 देश इसके अंदर क्या है, शामिल। ठीक है, मैप वाइज आप देख लेना, और आप देख लेना मलक्का जल संधि कहाँ पे है। ये सब क्या है, बहुत बार इंपॉर्टेंट होते हैं और आ जाते हैं। आयोजन कहाँ पे हुआ, कुआलालंपुर। देखो आप, जब दक्षिण पूर्व ये जो एशिया के देश है, इसके आसपास चीन अपनी गतिविधियां बहुत बढ़ाता रहता है, और ये जगह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। ठीक है, ये नहीं अखबार में ये चर्चा में रहे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो आप एक बार मैप लेके यहाँ के आसपास के द्वीप, जावा कहाँ पे है, सुमात्रा कहाँ पे है, ब्रुनई कहाँ पे है, और एक चर्चा में और था, ये जगह इसलिए चर्चा में थी कि इंडोनेशिया अपनी जो राजधानी है जकार्ता से वो दूसरी जगह लेके जा रहा है, जो ब्रुनई द्वीप बना हुआ है ना, वहाँ पे लेके जा रहा है। वहाँ पे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो खैर जब हम उस खबर को पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन वो इसीलिए भी चर्चा में रहा था। ठीक है, सिंगापुर हो गया, और एक आसियान देशों के ग्रुप के साथ एक हमारा एक रिलेशन और है, गंगा मेकांग। गंगा मेकांग ग्रुप बना हुआ है, गंगा मेकांग। मेकांग दक्षिणी पूर्वी एशिया की एक नदी है, गंगा भारत की नदी है, इसके ऊपर ये संगठन बना हुआ है। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भारत अपने
कल्चरल रिलेशन, सांस्कृतिक संबंध है ना, वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बढ़ाना चाहता है। तो इसमें गंगा मेकांग जो जैसे संगठन होते हैं ना, वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। वापिस आसियान पे आते हैं, ठीक है, कुआलालंपुर में हुआ। और आसियान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है ना, वो बहुत अच्छे हैं। आपूर्ति श्रृंखला को लचीलापन प्रदान करना क्या है इसका मकसद है। न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने पढ़ा था, नवीनतम देश इसमें शामिल होने वाला कौन सा हो गया, मिस्र। एनडीबी की स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय कहाँ पे है, शंघाई चीन में। कुल सदस्य ज्यादा हो चुके हैं, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको दुरुस्त कर लेना। ब्रिक्स प्लस हो गया है, ब्रिक्स प्लस हो चुका है और इसके सदस्यों की संख्या 2024 से ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल इसमें कितने सदस्य है, 5 है। फिलहाल कितने सदस्य है, 5, और 6 नए सदस्य क्या कर लिए गए हैं, शामिल कर लिए। ये गलत है, इसको आप सही कर लेना, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, फिलहाल बात ये है कि ये किससे जुड़ा हुआ संगठन है, ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है। इस्लामी फोबिया के खिलाफ 15 मार्च 2023 को दिवस मनाया जाएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। ऐसे ही एक क्या हिंदू फोबिया के खिलाफ अमेरिका में एक प्रांत है, वहां पे एक कानून पारित हुआ था, जॉर्जिया। जॉर्जिया हम पढ़ेंगे, हिंदू फोबिया के खिलाफ, मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ कोई गलत बातें करता है ना, उसके खिलाफ ये बिल बना हुआ है। कहां पे बना था, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 15 मार्च को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा इस्लामी फोबिया के खिलाफ। और 30 मार्च को कचरे के ऊपर बनाया जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ना, 30 मार्च को किसके खिलाफ बनाया, किसके लिए बनाया जाएगा, कि शून्य कचरा उत्पन्न करो, शून्य कचरा उत्पन्न करो। गियानो इन्फेंटिनो फिफा के अध्यक्ष, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, फूमियो किसिडा। अब देखो, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया से हो गए, ठीक है, और वो ओलाफ शोल्ज कहां से हो गए, ओलाफ शोल्ज कहां से हो गए, जर्मनी से हो गए। और सिरिल रामाफोसा कहां से हो गए, साउथ अफ्रीका से हो गए। सिरिल रामाफोसा कहां से हो गए, साउथ अफ्रीका से हो गए। सिरिल रामाफोसा कहां से हो गए, साउथ अफ्रीका से। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया से हो गए। ओलाफ शोल्ज कहां से हो गए, जर्मनी से हो गए। और ये फूमियो किसिडा कहां से है, जापान के प्रधानमंत्री। क्या है, जापान के प्रधानमंत्री है, और भारत की यात्रा पर ये रहे थे। और जापान के साथ हमारा एक क्वाड ग्रुप में हम क्या है, शामिल है। किसमें शामिल है, क्वाड ग्रुप में शामिल है। और जापान के साथ हमारी एक 2+2 मीटिंग होती है, 2+2 मीटिंग, 2+2 मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2+2 मीटिंग का मतलब हुआ कि एक तो भाई साहब विदेश मंत्री और एक देश के रक्षा मंत्री, ये दोनों दूसरे देश के विदेश और रक्षा मंत्री से मिलते हैं, तो हो गया 2+2 मीटिंग। 2+2 मीटिंग भारत 4 देशों के साथ ये करता है, जिनमें एक तो हो गया जापान, क्या हो गया, जापान, एक हो गया यूएस से, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, और एक हो गया रूस। एक क्या हो गया, रूस। ये 3 देश तो क्वाड में शामिल है और रूस क्वाड में शामिल नहीं है। तो इन 4 देशों के साथ भारत 2+2 मीटिंग करता है। आगे पढ़ेंगे, लेकिन जापान चर्चा में आया, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि 4 देशों के साथ भारत 2+2 मीटिंग करता है, जिनमें से 3 देश तो क्वाड में शामिल है और एक देश है वो क्वाड में नहीं है, जैसे रूस, ठीक है। 2+2 मीटिंग, 2+2 मीटिंग में कौन कौन होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं। फूमियो किसिडा, फूमियो किसिडा क्या है, जापान के प्रधानमंत्री। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के। ओलाफ शोल्ज कहाँ के हैं, जर्मनी के। और सिरिल रामाफोसा कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के, ठीक है। गियानो इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष रहे हैं। फीफा वो फुटबॉल से जुड़ी हुई संस्था है। ये जो लोग ला लीगा और ये सब देखते हैं ना, उन लोगों को तो ये पता रहता है, ठीक है। ला लीगा फुटबॉल से जुड़ी हुई है ना, बार्सिलोना ऐसे नाम आते रहते हैं। पीएम मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर पर चर्चा की। G7 की अध्यक्षता की बार जापान ने की थी, और मोदी जी जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पे गए थे। फिपिक 2014 में मोदी जी ने जब फिजी की यात्रा पे गए थे, तब बना था ये इंडो पैसिफिक में जो आइलैंड कंट्री है उनका बना हुआ ग्रुप है। ये सब हमने बातें की थी। साथ में G7 की मीटिंग में शामिल हुए थे, क्वाड में भी शामिल हुए थे, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो G7 की अध्यक्षता की बार जापान ने की थी, ठीक है। हिमालय और माउंट फूजी, कनेक्टिंग विद हिमालय और माउंट फूजी। हिमालय भारत का बड़ा पर्वत श्रृंखला है, बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और माउंट फूजी है वो जापान में जुड़ा हुआ है। तो इनको आपस में जोड़ो, पर्यटन को क्या दो, बढ़ावा दो, सांस्कृतिक आदान प्रदान करो, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाओ, ऐसी कुछ बातें हुई। फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति है। तो ये 5वां इंपॉर्टेंट आदमी आ गया,
फतेह अल सीसी किससे जुड़े हुए? मिस्र से जुड़े हुए। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका से जुड़े हुए। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए। ओल्फ शोल्ज जर्मनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो फूमियो किशिदा है, ये किससे जुड़े हैं? फूमियो किशिदा जापान से जुड़े हुए हैं। और अल सीसी, फतेह अल सीसी किससे जुड़े हुए? मिस्र से। और इन्होंने गणतंत्र दिवस पे ये आए थे भारत के अंदर। जॉर्जियो मिलोनी इटली से है। क्या है? इटली से। तो सोल्ज कहां से है? जर्मनी से। और मेलोनी कहां से है? इटली से। मेलोनी कहां से है? इटली से। तो कुल मिला के 6 व्यक्तित्व है ना, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। 6 व्यक्तित्व कर लिया। जॉर्जियो मेलोनी इटली से हो गए, फतेह अल सीसी मिस्र से हो गए, फूमियो किशिदा जापान से हो गए, ओल सोल्ज जर्मनी से हो गए, ठीक है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया से हो गए, सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका से हो गए, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं बार बार इनके क्या है चर्चित व्यक्ति को बता रहा हूं। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा हुआ है। तुर्की ने भारत के खिलाफ काफी आग उगली थी 2019 के अंदर, और तुर्की के एक राष्ट्रपति बहुत चर्चा में रहते हैं, रिसेप तैयब अर्दोगान, ठीक है। वापिस वो राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। एक बार वो मेयर बने थे इस्तांबुल के बाद, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हराते हुए आगे जा रहे हैं। रिसेप तैयब अर्दोगान 2019 के अंदर जब भारत ने 370 को भंग कर दिया था तो भारत की बहुत ज्यादा आलोचना की थी। फिलहाल इसका नाम तुर्की से तुर्की ए कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी इस्लामिक विरासत को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इस्तांबुल को फिर से ओटोमन साम्राज्य की तरह एक बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनका ये एक सपना है कि जैसे पहले ओटोमन साम्राज्य था वैसे मैं इसको ओटोमन साम्राज्य के तौर पे अपनाऊंगा और इस्लामिक विरासत को खड़ा करूंगा, इसलिए तुर्की का नाम उन्होंने तुर्की कर दिया था। खैर बात ये हुई थी कि तुर्की के अंदर भूकंप आया था और भारत में एनडीआरएफ की टीम गई थी और ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है। विनाशकारी भूकंप के लोगों को राहत सामग्री दी गई थी। ऑपरेशन गंगा था वो यूक्रेन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? यूक्रेन से जुड़ा हुआ था। वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु था वो कोरोना में भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए था। कोरोना में भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन समुद्र सेतु था। और ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा हुआ था? यूक्रेन से। ऑपरेशन दोस्त से किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन दोस्त किससे जुड़ा हुआ है? तुर्की से। तुर्की में जो भूकंप आया था ना उससे जुड़ा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम वहां पे गई थी, एनडीआरएफ की टीम वहां पे गई थी, ठीक है। ओके ओके, 1-2 स्लाइड और देख लेते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, या चलो छोड़ो, आज के लिए एक बार इतना बहुत है। हम सब वापस एक बार फटाफट पीछे वाली चीज़ों का क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि आपको ये चीज़ें याद रह जाए, और कल फिर हम वापस नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करेंगे। पहला आर्टेमिस मिशन किसका है? नासा का है। 2024 में जाएगा। क्रिस्टीना कोच है, चांद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला यात्रा होगी। लूना किसका मिशन था? रूस का था, यूएसएसआर का था, चांद पे भेजा था। अपोलो किसका था? यूएसए का था, ठीक है। चांग E4 किसका था? चांग चाइना का था। किसका था? चाइना का था। चांग E4। लूना अपोलो और चांग E4। लूना यूएसएसआर का, अपोलो यूएसए का, चांग E4 चाइना का। आर्टेमिस मिशन नासा का है, 2024 में जाएगा। क्रिस्टीना कोच है, वो पहली महिला होगी जो चांद पर अपने कदम रखेगी। और सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे। भारत ने अभी भी चंद्रयान 3 छोड़ा था, मैंने बताया था। उसके कुछ उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रंभा, चास्टे, और उसके बाद LRA, लिब्स, ठीक है। और एक और था रंभा, चास्टे, LRA, एक था इल्सा, ठीक है। और एक PBMX ऐसे कुछ था, PBMX। ये 6 उपकरण थे जो चांद पर चंद्रयान 3 लेके गए। जब हम चंद्रयान 3 को पढ़ेंगे, जब ये साइंस टेक का करंट पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो आर्टेमिस मिशन किसका है? नासा का है। ओके, आगे बढ़ते। ब्रिक्स कब बना था? 2010 में ब्रिक्स बना था, 2009 में ब्रिक बना था। गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ'नील ने इसका प्रस्ताव दिया था। फिर उसके बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक बनता है और ब्रिक्स ग्रुप का अब क्या हो गया? विस्तार हो गया। साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? अर्जेंटीना। अफ्रीका से कौन शामिल हुआ है? मिस्र शामिल हुआ है और इथियोपिया शामिल हुआ है। और मध्य पूर्व से 3 देश कौन कौन से शामिल हुए? ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और मैंने बताया था ईरान और सऊदी अरब की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी रहती है, फिर भी ये दोस्त के तहत
इसमें शामिल हुए थे। ब्रिक्स का विस्तार हो गया है और 2024 से इसमें देशों की संख्या बढ़ जाएगी। ये सब बातें हमने कर ली, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था। सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ऑस्ट्रिया का वियना। 2 नंबर पे कौन सा है? डेनमार्क का कोपेनहेगन। 3 नंबर पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क, ठीक है। और भारत का जो दिल्ली और चेन मुंबई को 141वां और उसके बाद ये बताया गया है, ठीक है। बात ये रखना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इस इंडेक्स को जारी करती है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। आगे चलो। संयुक्त राष्ट्र महासभा 78वां स्तर हुआ था। त्रिनिदाद और टोबैगो के अनुभवी राजनयिक डेनिस फ्रांसीसी ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत ने 8वें स्तर के अंदर अध्यक्षता कर रही थी। विजय लक्ष्मी पंडित वो जो पहली महिला थी जिसने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे चलें। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन के अंदर है। बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम किसके पास है? रूस के पास। रूस के बाद यूएसए के बाद, यूएसए के बाद चीन के पास, चीन के बाद पाकिस्तान के पास और भारत के पास 5वें नंबर पर परमाणु बम है, सिप्री, ठीक है। प्रचंड साहब क्या है? नेपाल के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और रामचंद्र पौडेल क्या है? नेपाल के राष्ट्रपति। हमने बात कर ली। और हमने बात कर ली भारत और नेपाल के बीच में विवाद वाली जगह कौन सी है? काला पानी है, ये हमने बात कर ली थी। गिरीश चंद्र मुर्मू विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैदेशिक लेखा परीक्षक के लिए चयन हुए थे और फिलहाल कैग में ये हैं, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू याद रखोगे। पीएम मोदी की जापान यात्रा हुई, हमने बात कर ली। जापान फूमियो किशिदा। पपुआ न्यू गिनी गए। फिपिक कब बना था? 2014 में। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो छोटे आइलैंड है ना, उनके ऊपर ये फिपिक बना हुआ है और इसकी तीसरी मीटिंग के अंदर मोदी जी गए थे और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की एंथोनी एल्बनीज से मिले थे, ठीक है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए कौन से ग्रुप में शामिल है? क्वाड के अंदर शामिल है। और ये जो ग्रुप है ओक्स, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए शामिल है और इस ग्रुप में यूएस है ना, वो यूएसए है, वो ऑस्ट्रेलिया को क्या देगा? परमाणु पनडुब्बी देगा। ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। हिरोशिमा में ये मीटिंग हुई थी। साथ में मोदी जी ने G7 ग्रुप में शामिल किया था। मैंने आपको होमवर्क ये दिया है कि आप G7 और G20 देशों के नाम लिख के लाओगे, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3 ग्रुप हो गए, G7, G20 और G77। तो ये क्या? बहुत ही जो गरीब देश है उनका ग्रुप है। G20 या मतलब विकासशील और गरीब देशों का ग्रुप है। G20 विकसित और विकासशील देशों का है। G7 है वो विकसित देशों का ग्रुप है, ठीक है। G7 और G20 देशों के नाम कल आप लिख के लाओगे। ये सब हमने बातें कर ली थी। फिपिक कब बना था? 2014 में मोदी जी जब गए थे, ठीक है। डॉक्टर अजय मंगल भारतीय मूल के अमेरिकी अध्यक्ष बने। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक के बने। शून्य कचरे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? 30 मार्च। और 15 मार्च क्या है? इस्लामी फोबिया के खिलाफ दिवस है। किसके? इस्लामी फोबिया के खिलाफ दिवस कौन सा है? 15 मार्च। कौन सा है? 15 मार्च। अप्रैल 2023 में भारत ने किसकी सदस्यता ले ली है? सांख्यिकी आयोग की ले ली है, मादक पदार्थ की और HIV की ले ली। यूएनओ की ये कुछ संगठन है, उनके अंदर भारत क्या है? सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रमंडल ग्रुप का सदस्य कौन बना है? अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। ये देश राष्ट्रमंडल के अंदर शामिल है, आप मैप के अंदर देख लेना। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लेना। भारत दुनिया का 1 नंबर जनसंख्या में देश बन गया। वाशिंगटन घोषणा यूएसए और साउथ कोरिया से जुड़ी हुई है और साउथ कोरिया की ये क्या है? उत्तरी कोरिया अगर परमाणु हमला करेगा तो ये साउथ कोरिया की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और एक मिसाइल सिस्टम है थार्ड, क्या है? थार्ड थर्मल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम है और वो अमेरिका का है, यूएसए का है और इसको किसको दे रखा है? दक्षिणी कोरिया को दे रखा है। ये हमने बात कर ली। 38 डिग्री लाइन है ये, ठीक है। इधर येलो सी है, इधर कोरिया खाड़ी है और इधर सी ऑफ जापान है। याद रखना, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के पूर्व में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है। तो पूर्व की साइड तो सी ऑफ जापान है और इधर की साइड कोरिया बे और ये येलो सी है। येलो सी में चीन की एक बहुत ही फेमस नदी है, वो अपना डेल्टा बनाती है। ये आसियान का मैप दिया हुआ है। आसियान के अंदर कितने कितने देश शामिल आप देख लेना। ब्रिटेन का सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय बन गया, रानी पत्नी कैमिला बन गई, फालतू की बात है। हाँ ये याद रखना, वेस्टमिनिस्टर एबे के अंदर ये हुआ था। नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है? फिनलैंड। नाटो कब बना था? 1949 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश 31वां सदस्य बना? फिनलैंड बना। कौन सा देश बना?
फिनलैंड बना। कौन सा देश बना? फिनलैंड बना। मैत्री ऑडिटोरियम किस किस के बीच में बना? किस किस के बीच में बना? मैत्री ऑडिटोरियम किस किस के बीच में बना? भारत और श्रीलंका के बीच में। मैत्री पाइपलाइन किस किस के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। मैत्री पाइपलाइन किससे संबंधित है? ऊर्जा पाइपलाइन है। भारत के अंदर कितनी है? 6 किलोमीटर है, और डीजल और इनकी क्या करेगी? वो सप्लाई करेगी। ठीक है, किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। एससीओ ग्रुप है। एससीओ ग्रुप में मध्य एशिया के 4 देश शामिल है, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उससे ऊपर वाला रूस, उससे नीचे वाला चीन, भारत और पाकिस्तान। टोटल कितने हो गए? 8 देश शामिल हो गए। ठीक है, ये एससीओ का मैप दिया हुआ है। एंथनी अल्बनीज क्या है? ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए। मैत्री पाइपलाइन किसकी है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और 6 किलोमीटर भारत में है। ठीक है, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस भी क्या है? दोनों देशों के मध्य संचालित रेलगाड़ी है। बंधन और मिताली, बंधन और मिताली, बंधन और मिताली। ठीक है, लिथियम का भंडार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रामचंद्र पौडेल के बारे में हमने पढ़ लिया कि पुष्प कमल चहल वो प्रचंड है, जो क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री, और ये क्या है? राष्ट्रपति है। शी जिनपिंग चाइना के। ओल्फ सोल्ज कहां के है? जर्मनी के चांसलर है। कहां के है? जर्मनी के चांसलर है। ठीक है, आसियान वाला पढ़ लिया, वो ग्रुप आ गया। न्यू डेवलपमेंट क्या है? ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें नया देश शामिल हुआ है, मिस्र। ठीक है, एक कल हम और पढ़ेंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, उसकी पहला अंतरराष्ट्रीय जो केंद्र है ना, वो अबू धाबी में स्थापित हुआ है। हालांकि ये ग्रुप, ये जो बैंक है, बनाया हुआ चीन का है, लेकिन इसका जो दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग है ना, वो भारत है। कौन है? भारत है। तो इसका पहला अंतरराष्ट्रीय जो केंद्र है वो कहां पे हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। कल हम इसको पढ़ेंगे। और एनडीबी में कौन सा देश शामिल हुआ है? मिस्र शामिल हुआ है, और मिस्र फिलहाल ब्रिक्स प्लस में भी क्या हो गया है? शामिल हो गया। और ये न्यू डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? ब्रिक्स से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय दिवस 15 मार्च को इस्लामीफोबिया के खिलाफ, और 30 मार्च को शून्य कचरे के लिए। किसके लिए? शून्य कचरे के लिए। गियानो इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष बन गए। फूमियो किशिदा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फूमियो किशिदा क्या है? जापान के प्रधानमंत्री, और मोदी जी ने इनसे वार्तालाप की थी कि आप और हम मिलकर हिमालय और माउंट फुजी को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, पर्यटन का आदान प्रदान करते हैं। फतेह अल सीसी भारत में 26 जनवरी में आए थे, मिस्र से जुड़े हुए। जॉर्जियो मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री। क्या है? इटली के प्रधानमंत्री। और जर्मनी के कौन है? सोल्ज, ओल्फ सोल्ज, जर्मनी के क्या है? वो चांसलर है। वो क्या है? जर्मनी के चांसलर। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। अफ्रीका के कौन कौन से? सिरिल रामाफोसा। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एंथनी अल्बनीज है। ठीक है, और जापान के अभी भी पढ़ा था, किशिदा। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप आया था तब चलाया था। ऑपरेशन गंगा कहां पे चलाया था? यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए। और वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे संबंधित था? कोरोना से संबंधित था। किससे संबंधित था? कोरोना से संबंधित था। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल आप इसका रिविजन करके आओगे, और होमवर्क के तौर पर आप G7 और G20 देश है ना, उनको आप क्या करोगे? G7 और G20 देशों को आप क्या करोगे? नोट करके लाओगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे कल G7 और G20 को। और थोड़ा सा आप G77 के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, तो आज हमने एससीओ के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आसियान के बारे में भी हमने पढ़ा है, ब्रिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो धीरे धीरे करके हम संगठनों को भी पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे करके हम कुछ रिपोर्ट को भी पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम चर्चित व्यक्ति को भी पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम कुछ इंपॉर्टेंट मिशन को पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स को भी पढ़ते जाएंगे। ऐसे करके 3 दिन के अंदर हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को एक जगह इकट्ठा कर देंगे। कुल मिला के ना करते हुए 125 से 130 स्लाइड मिलेगी। वो स्लाइड आपको उपलब्ध हो जाएगी, और उस स्लाइड को आप देख के आप आराम से इंटरनेशनल करंट अफेयर का जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो। फिर आपको अगर कोई मैगजीन मिलती है, अच्छी मैगजीन, जो कि आपको ये लगता है कि ये मैगजीन अच्छी है, तो उसको देखते हुए फटाफट आप अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का तुरंत क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। तो ये हमारी इंटरनेशनल करंट अफेयर की पहली क्लास है। ठीक है, कल हम थोड़ी सी लंबी क्लास लेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हुए 10 से 15 के बीच में हम पहले अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, फिर राष्ट्रीय करंट अफेयर, फिर राजस्थान करंट अफेयर, धीरे धीरे करते हुए सिलसिलेवार तरीके से हम करंट अफेयर को पूरा कर लेंगे। 20 तारीख के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि हम करंट अफेयर की मैराथन क्लासेस लें, ताकि ये जो सब आपने पढ़ा है उसका तुरंत क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थोड़ा स्टूडियो में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बीच में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
लेकिन कल से शायद ये नहीं होगा, ठीक है। और कल हम वापस मिलते हैं आपसे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो RAS प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगे जाकर और भी एग्ज़ाम देंगे, तो ये आपकी करंट की क्लास से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और यूज़फुल साबित होने वाली है। चीज़ों को कनेक्ट करके आपस में पढ़ाएंगे, चीज़ों को आपस में जोड़ देंगे, तो आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा। तो आप जो भी करंट की मैगजीन लाके पढ़ोगे तो आप सटासट उसको पढ़ लोगे। एक बार पहले स्लाइड देख लेना, ठीक है। करंट में कभी ये नहीं कहा जाता कि मैंने जो पढ़ाया था वो स्फिशिएंट था, लेकिन बड़ा जो क्वेश्चन होते हैं ना, 100 में से अगर 80-85% क्वेश्चन है इसी करंट के मटेरियल से आएंगे, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हौसला अफजाई करते रहना, जरूर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना, और दोस्तों के साथ आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ पे इसको शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, एहतराम, ठीक है, बाय।